हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि एनईपी के उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम अगर कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में है, बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर भी वो सेमेस्टर 1 या कोई और सेमेस्टर्स में दिया हुआ होगा। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है, आराम से तुम पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम यहाँ पे एनईपी ओडिशा के हिसाब से सेमेस्टर 1 के हिसाब से सीरियली वीडियोस देख रहे हैं। पिछले क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये सब कुछ कवर हो चुका है। आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एएस। तो एएस पढ़ेंगे और इंड एएस पढ़ेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है देखेंगे, और एक आईएफआरएस भी है, वो क्या होता है वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहां हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर से ज्वाइन करना, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इंडिया में पहले एप्लीकेबल किया गया था बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, सो दैट हर एक बिजनेस का जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, अकाउंटिंग मेथड्स है, वो यूनिफॉर्म हो सके, कंसिस्टेंट हो सके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेकमेंड करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसीज, document issued by the government with the support of other regulatory bodies. For example, Ministry of Corporate Affairs MCA issuing accounting standard for corporates in consultation with NFRA. एक ऑर्गेनाइजेशन है NFRA। ठीक है, इनका काम ही है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखना। ठीक है, कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या काम है एएस का? एएस का काम है ये सब चीजों पे ध्यान देना। पहला, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कब हम एक ट्रांजेक्शन को सेल हुआ मानेंगे, उसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, कैसे उसको मेजर करेंगे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर होगा, कैसे प्रेजेंटेशन होगा, क्या फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट का, एसपीएल का, पीएल अकाउंट का या नोट्स टू अकाउंट्स का, इस सब का क्या फॉर्मेट होगा, और क्या क्या बात डिस्क्लोज करना जरूरी है। ये सब कुछ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव है रिकॉग्निशन देखना, मेजरमेंट्स देखना, प्रेजेंटेशन देखना एंड डिस्क्लोजर्स देखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है इन सबको यूनिफॉर्म करना ऑल ओवर द कंट्री। कंट्री में हर एक बिजनेस में सेम प्रेजेंटेशन, सेम डिस्क्लोजर्स दिए जाएं, सो दैट जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा वो कंपेरेबल होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर कर पाएंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्लियर? देखना, द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज इज टू प्रमोट द dissemination of timely and useful financial informations to investors and certain other stakeholders. तो ऑब्जेक्टिव है कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबको दिया जाएगा, इन्वेस्टर्स को एंड बाकी जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय हो गए, गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, इनको सही इंफॉर्मेशन टाइमली देना। This is the objective of this body. Accounting standard reduces the accounting alternatives. अलग अलग अल्टरनेटिव मेथड लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मेथड्स बताएगा, उसी को फॉलो करना जरूरी होगा। जैसे डेप्रिसिएशन, या तो हम एसएलएम में जाएंगे या डब्ल्यूडीवी में जाएंगे।
राइट। कोई और मेथड हम नहीं लगा सकते क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है यही मेथड लगाना जरूरी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है, अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स को रिड्यूस करता है। सब अपने मन से अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड मेथड, एक फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द बाउंड्स ऑफ रेशनैलिटी thereby ensuring कंपेरेबिलिटी। यही मैं बता रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर हो सकेगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होंगे, जो अकाउंटिंग मेथड्स होंगे वो सेम होंगे। तब एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के साथ। क्लियर है? तो वन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वरना क्या होता, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, तो ये दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर दोनों कॉमन रूल्स रेगुलेशन, सेम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके अकाउंटिंग कर रहे हैं, तब हम उसको जो है कंपेयर कर सकेंगे, राइट। नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कि मैं बताया, पीछे भी हम देखे थे, सबसे पहला काम है इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना, उसको रिकॉर्ड करना, चीजों को मेजर करना। किस टर्म्स में मेजर करता है? मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और लास्ट होता है डिस्क्लोजर, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज करेंगे, किसके साथ? पब्लिक के साथ, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ और हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ। बेसिकली जो भी पर्सन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा है उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो चार चीजों को कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम पहले भी हम देखे थे। पहला हो गया रिकॉग्निशन, दूसरा हो गया मेजरमेंट, तीसरा हो गया प्रेजेंटेशन और चौथा हो गया डिस्क्लोजर्स, राइट। नेक्स्ट, what are the advantages of having accounting standards? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने का क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सबको ही एक कॉमन मेथड फॉलो करेंगे, सब अपने मन से नहीं करेंगे, सब अपने एक कॉमन मेथड फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूसेस और एलिमिनेट टू अ रीजनेबल एक्सटेंट any confusing variation in the accounting treatment presentation of economic events while preparing financial statement। सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको सेम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है। The standard policies are intended to reflect a consensus on accounting policies to be used in different identified areas। For example, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डेप्रिसिएशन के लिए, एमोर्टाइजेशन के लिए, तो हर एक टॉपिक के लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कोई भी चीज के ट्रीटमेंट को लेकर, राइट। Since it is not possible to prescribe a single set of policies for any specific accounting area that would be appropriate for all enterprise, it is not enough to comply with the standard and state that they have been followed। तो ऐसा नहीं है कि एक कॉमन रूल्स रेगुलेशन सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ करता है अपने मन से थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे SLM है, WDB है, तुम अपने मन से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, लीफो है, फीफो है, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है, तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बोलता कि सबको यही लगाना जरूरी है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, हम उसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। एन एंटरप्राइज टू डिस्क्लोज विच ऑफ द फॉलोइंग परमिटेड कॉस्ट फॉर्मूला, लाइक जैसे हम फीफो लगा सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, लीफो लगा सकते हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड लगाए हैं वो हमको डिस्क्लोज करना
पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर्स। देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट नहीं बोलता, लॉ नहीं बोलता कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है डिस्क्लोज करने। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडिशनल डिस्क्लोजर्स लेता है, जिससे क्या होता है, कोई भी पर्सन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है, उसके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है सफिशिएंट डिस्क्लोजर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। However, accounting standard may call for appropriate disclosure of accounting policies followed and other required information in the financial statement, which would be helpful for readers to understand the accounting treatment done for the various items in the financial statement. तो कई बार लॉ नहीं बोलता बहुत सी चीजें डिस्क्लोज करने, बट फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि डिस्क्लोज करो, सो दैट कोई भी पर्सन जो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर रहा है, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी। तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करने में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इन एडिशन टू इंप्रूविंग क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा, ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑफ अकाउंटिंग डेटा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इंप्रूव्स कंपेरेबिलिटी। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सब कोई सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन सेम रूल्स फॉलो कर रहा है, उससे क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल बनता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन हम कंपेयर कर सकेंगे दूसरे के साथ। Such companies are very effective and most widely used tools for assessment of enterprise financial health and performance by users of financial statement for taking economic decision. Example, ताकि लोग डिसाइड कर सके किसमें पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, कौन सी कंपनी को लोन देना है और कहाँ लोन नहीं देना है, ये सब हम कंपेयर कर सकेंगे जब सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुआ होगा। The intra-firm comparison involves comparison of financial statements of same enterprise. एक ही एंटरप्राइज का बहुत सारे ईयर का डेटा हम कंपेयर कर सकेंगे और डिफरेंट एंटरप्राइज के बीच में भी कंपैरिजन कर सकेंगे। ठीक है, देखो यहाँ दो टाइप का कंपैरिजन है। पहला, जैसे मैं अमूल का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो अमूल का कंपैरिजन में 2024 का अमूल का डेटा को कंपेयर कर सकता हूं 2023 से, 2022 से, 2021 से, राइट। तो ये एक ही ईयर के अंदर कंपैरिजन हुआ। दूसरा, मैं अमूल का कंपैरिजन कर सकता हूं हल्दीराम से, तो अमूल का कंपैरिजन हुआ हल्दीराम से, ये भी पॉसिबल है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी डेटा कंपेयर करना पॉसिबल है और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर कंपेयर करना ये भी पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। नेक्स्ट, रिडक्शन इन स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव अकाउंट। अपने मन से तुम क्रिएटिव नहीं हो सकते, जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपने मन से तुम कुछ सोच के नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी बात है, वरना सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने लगेंगे, अकाउंटिंग को भी क्रिएटिव बना देंगे, अपने अपने हिसाब से एंट्री करने लगेंगे, तो किसी को कुछ भी समझ में आना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी को। द क्रिएटिविटी अकाउंटिंग रेफर्स टू ट्विस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेवरेबल। इस तरीके से अकाउंटिंग को दिखाना कि सब कुछ सही लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटिंग डेटा चेंज नहीं कर सकते, अपने मन से रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू ओवरस्टेट प्रॉफिट एंड एसेट बाय कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टू अंडरस्टैंड देम बाय राइटिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ करेंट अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी बिजनेस चाहे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए क्या कर सकता है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर उसको कैपिटल मान ले तो उससे क्या होगा, अचानक से प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ड्यू टू स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
क्लियर है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ नहीं करता अपने हिसाब से अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करने में। अगर मैनिपुलेट हो सकता तो सबको ही प्रॉफिट ज्यादा दिखा देते, एसेट्स ज्यादा दिखा देते, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, राइट? तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बढ़िया चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर। फिर फॉरेन में एप्लीकेबल हुआ आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और वो बहुत एडवांस था। अब हम लोग आईएफआरएस को जो है एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं किए इंडिया के अंदर, हम आईएफआरएस को देखते हुए आईएफआरएस के हिसाब से हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, जिसका हम नाम दिए इंड एएस। इंड मतलब यहाँ पे इंडिया, इंडिया का एएस जो किसके अकॉर्डिंग है? इट इज अकॉर्डिंग टू द आईएफआरएस, जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसको ध्यान में रखते हुए हम इंडिया में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिजाइन किए। सच न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज इंड एएस, ठीक है? तो एएस पहले एप्लीकेबल था, अब इंड एएस एप्लीकेबल है, ठीक है? देखना, Ind AS or IFRS covered converge standards issued by the central government. IFRS को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इशू किया है इन कंसल्टेशन विद ASB ऑफ ICAI एंड NFRA। तो ICAI हेल्प किया और NFRA हेल्प किया है। NFRA recommended standards to MCA। NFRA MCA को बोलता है MCA has to spell out the accounting standard applicable for companies in India। तो NFRA रूल्स रेगुलेशंस बनाता इन अकॉर्डेंस विद ICAI, वो MCA को बोलता है और MCA फिर इंप्लीमेंट करता है उसको इंडिया में फॉर द कंपनी। क्लियर है ये? Ind AS are named and numbered in the same way as the corresponding IAS, ठीक है? तो Ind AS का नाम वैसे ही रखा गया है। However, for Ind AS corresponding to IFRS, one need to add 100 to the IFRS number। For example, IFRS 1 is India 101। ये तो बहुत ज्यादा हम चेंजेस करती है ना, कॉपी करने में एक्सपर्ट है हम लोग। IFRS वाले जो चीज का नंबर 1 दिए हैं, Ind AS वाले क्या किए? 100 बढ़ा के उसका नंबर 101 दे दिए, ठीक है? तो जो IFRS 2 है इंडिया में वो 102 में है। नेक्स्ट, Ind AS क्या क्या चीज कवर करता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट हुआ करता था। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, मतलब ओनर के बीच में कितना शेयर्स ओनर्स का बढ़ा या कम हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो पहले AS 3 था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनता था। और लास्ट था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना, ठीक है? ये सब जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एज पर इंड AS। क्लियर है? इंड AS किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो इंड AS सबसे पहला, जो कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो इंड AS एप्लीकेबल है ही। सेकेंड, अगर अनलिस्टेड है लेकिन उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनपे इंड AS एप्लीकेबल है। और तीसरा, वो कंपनी जिनका लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 250 करोड़ से ज्यादा है, उनके ऊपर भी इंड AS एप्लीकेबल है। तो इंड AS एक तो लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ज्यादा है, या फिर बोरोइंग्स जो है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। अदर कंपनी में फॉलो इंड AS वॉलंटरीली, बाकी लोग चाहे तो अपने मर्जी से इंड AS फॉलो कर सकते हैं। Ind AS will also apply to the holding subsidiary, associated, joint venture companies on which Ind AS applies or is voluntarily adopted। तो अगर तुम्हारे कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है इंड AS, तो तुम्हारे कंपनी का जो होल्डिंग सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, ये सब होगा, इनके ऊपर भी वो एप्लीकेबल होगा। तो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, तुम्हारी कंपनियों के ऊपर भी, तुम्हारे होल्डिंग सब्सिडियरीज पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है?
ये तो मैं पढ़ा दिया, इंडेस का नंबरिंग कैसे हुआ, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडेस के अंदर क्या क्या एजम्पशंस है, 3 एजम्पशंस है इंडेस में। सबसे पहला गोइंग कंसर्न, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पहले भी अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस पढ़े थे उसमें। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है एक बिजनेस चलता ही रहेगा फॉर एन इनडेफिनाइट टाइम पीरियड। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम नियर फ्यूचर में उसको बंद करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग हमेशा गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही किया जाता है। हमेशा ये एजम्पशन लिया जाता है कि बिजनेस जो एक इनडेफिनाइट टाइम पीरियड तक चलता रहेगा और नियर फ्यूचर में हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का। तो ये सेम एजम्पशन पहले भी था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और अभी भी है। क्लियर? और भी कुछ एजम्पशंस हैं जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर पहले पढ़े थे, अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी। तो ये 3 एजम्पशंस पहले भी था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और इंड एएस के हिसाब से भी यही 3 एजम्पशन है। एक्रूवल बोलता है कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, पैसा दिया गया है नहीं दिया गया है, पैसा आया है नहीं आया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रांजैक्शंस हुआ है तो फिर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बोलता है कि सेम अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, मेथड्स हम ईयर ऑन ईयर फॉलो करते रहेंगे, हमको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये 3 एजम्पशन पहले भी था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, हम ऑलरेडी स्टार्टिंग वीडियोस में पढ़े थे, तीनों बहुत डिटेल में पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हो वीडियोस तो जरूर इस प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग वीडियोस देख लेना, जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस पढ़ाए गए हैं। तीनों टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल एंड योर कंसिस्टेंसी। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट एएस एंड इंड एएस। मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।